जो है वो अपन ने पढ़ लिया था। और एक बार हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ कि 7वीं अनुसूची में क्या क्या पढ़ा था। पहली अनुसूची में अपन ने पढ़ा था कि हमारे देश में राज्य कौन कौन से हैं, यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है और उनकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक है। तो राज्यों के नाम, यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी बाउंड्री का उल्लेख किया गया है पहली शेड्यूल में। सॉरी, दूसरी जो अनुसूची है, शेड्यूल है, इसमें पहले वेतन देना जरूरी है, बाद में शपथ रखी गई है। हमेशा ध्यान रखना, शपथ पहले दिलो, क्या पता लोग ले या नहीं ले, इसलिए उनको पहले वेतन का लालच देना जरूरी है। तो वो सैलरीज, वेतन जो संचित निधि पर भारी थे, मेन ध्यान रखना, जिनके वेतन संचित निधि पर भारी थे, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। तो अब प्रश्न आएगा आपके, कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड होता है, कंटिजेंसी फंड होता है, पब्लिक अकाउंट होता है। तो ये अपन वैसे आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे ये, और अपन सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे, तब मैं इनको जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन जो है वो करूँगा। अभी तो अभी एक मान लें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास जो भी पैसे आते हैं वो जिस फंड में रहते हैं उसे कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो फंड है वो कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि ही होती है। तो इनके वेतन भारित होते हैं। भारित का मतलब जिनके भी वेतन भारित होंगे उनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती, उनको रोका नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद तीसरे में शपथ का प्रारूप पढ़ा था अपन ने। चौथे में राज्यसभा के अंदर किस राज्य से कितने कितने सदस्य जाएंगे ये था। पांचवे और छठे में अपन ने देखा था कि अनुसूचित और जनजातीय जो क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र जो है उनमें प्रशासन करने के विशेष प्रोविजन दिए गए थे, जैसे कि 6 शेड्यूल में तो नॉर्थ ईस्ट के जो 4 राज्य हैं उनके, और 5th के अंदर जो बाकी देश के जो है उनके बारे में दिया गया था। 7वें में केंद्र और राज्य के बीच विषयों का बंटवारा दिया गया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो तीनों लिस्ट दी गई है 7वीं अनुसूची में। और जैसे कि आपको याद ही होगा, अनुसूचियों के बारे में मैंने कहा था कि ये अनुच्छेद की भांति प्रभावी नहीं है, संसद को अनुसूचियों से कोई शक्ति नहीं मिलती है। हर एक अनुसूची खुद, शेड्यूल खुद अपनी शक्ति किसी अनुच्छेद से प्राप्त करती है। तो अब है 8वीं अनुसूची। 8th शेड्यूल में जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया है कि ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव जो है वो किया गया है। ठीक है, और कौन संवैधानिक मान्यता अगर किसी भाषा को मिलती है तो फिर सरकार उस भाषा के साहित्य को प्रोटेक्ट करने के लिए, पुराना जितना भी लिटरेचर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और आगे भी उस भाषा के विकास के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, तो ये किया जाता है। इसलिए सभी भाषाओं के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनकी भाषा को संवैधानिक दर्जा जो है वो प्राप्त हो सके। ठीक है, तो अपन राजस्थानी को प्राप्त क्यों नहीं हो रहा, इस पे भी अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन देख लेते हैं कि मूल रूप से इसमें 14 लैंग्वेजेस थी, और वो 14 लैंग्वेजेस जो है वो महत्वपूर्ण, आपको वैसे भी अगर आप यूँ अनुमान लगाएं तो जो मूल रूप से 14 भाषाएं हैं, अगर अपन इनको देखें, याद करना हो आपको वैसे तो बहुत सिंपल सा है कि, वैसे चलो देखिए, मैं मुझे इतना अच्छा बनाना तो नहीं आता,